नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में पब्लिक फाइनेंस के अगले टॉपिक सरकार या सार्वजनिक आय के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं इसके बारे में जानने के साथ साथ सरकार की कर योग्य आय जिसमें प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के स्रोतों को शामिल किया गया है तथा गैर कर योग्य आय जिसमें फीस, दंड, जुर्माना, फाइन, मूल्य, शुल्क आदि के स्रोतों को शामिल किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तथा पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में जानेंगे और पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। पब्लिक फाइनेंस की पिछली क्लास में हम लोगों ने घाटे के कारण एवं घाटे पर अंकुश लगाने के लिए सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में अध्ययन किया था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सार्वजनिक प्राप्तियां या पब्लिक रिसिप्ट या सार्वजनिक या सरकार की आय के स्रोत क्या क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इसका एक चार्ट है, सार्वजनिक प्राप्तियों का एक चार्ट है। इस चार्ट में बताया गया है सार्वजनिक या सरकार की आय के दो स्रोत बताए गए हैं। एक राजस्व प्राप्तियां या राजस्व स्रोत और दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां या पूंजीगत स्रोत। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर योग्य आय शामिल है और गैर कर योग्य आय शामिल किया गया है। कर योग्य आय इसमें प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष कर की अगर बात की जाए इसमें आयकर, व्यय कर, निगम कर आदि को शामिल किया गया है। इसके अलावा संपत्ति एवं पूंजी व्यवहारों पर कर, आस्तिक कर, संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर को शामिल किया गया है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत वस्तु तथा सेवाओं पर लगने वाले कर को रखा गया है जिसमें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और सेवाओं पर कर। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मनोरंजन कर को भी इसी में शामिल किया गया है। ये सारे सरकार की आय के स्रोत हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में क्या क्या रखा गया है? पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण अदायगी से प्राप्तियां, आंतरिक बाजार ऋण, विदेशी ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश, ये सब पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत हैं। अब पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं और राजस्व प्राप्तियां क्या हैं इनकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। किसे पूंजीगत प्राप्तियां कहेंगे और किसे राजस्व प्राप्तियां कहेंगे। राजस्व, अगर सिर्फ प्राप्तियों की बात की जाए तो राजस्व प्राप्तियां जिसमें कर योग्य राजस्व प्राप्तियां और गैर कर योग्य राजस्व प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। और पूंजीगत प्राप्तियों में राजस्व आधिक्य, कर वसूली से प्राप्त आय, विनिवेश से प्राप्त आय, आंतरिक एवं बाह्य बाजार उधारी एवं विदेशी ऋण को शामिल किया गया है। अब प्राप्तियां क्या हैं इसको जान लेते हैं। एक वित्तीय वर्ष में सरकार जितनी परिसंपत्तियां अर्जित करती है उसे प्राप्तियां कहते हैं। प्राप्तियों में दायित्ववान एवं दायित्वविहीन प्राप्तियां शामिल की जाती हैं। मतलब एक वर्ष में सरकार जितनी परिसंपत्ति अर्जित करती है, चाहे वह राजस्व प्राप्ति से अर्जित की गई संपत्ति हो या पूंजीगत प्राप्ति से अर्जित की गई संपत्ति हो, उसको प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। राजस्व प्राप्ति में कौन कौन से प्राप्तियां शामिल हैं? कर योग्य प्राप्तियों को शामिल किया गया है और गैर कर योग्य प्राप्तियों को शामिल किया गया है। और इसी प्रकार से पूंजीगत प्राप्तियों में राजस्व आधिक्य, कर्ज वसूली से प्राप्त आय, विनिवेश, आंतरिक एवं बाह्य उधार और विदेशी ऋण को शामिल किया गया है। अब राजस्व प्राप्तियां क्या हैं इसको जान लेते हैं। एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा प्राप्त की गई वह सभी परिसंपत्ति जिससे सरकार के दायित्व में वृद्धि नहीं होती है। दायित्व में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। जैसे अगर कर से राजस्व प्राप्ति होगी तो किसी प्रकार की दायित्व में वृद्धि नहीं, कर से प्राप्त आय में तो वृद्धि होगी लेकिन सरकार की देनदारियों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी और इसमें निरंतरता की प्रवृत्ति बनी रहती है, तो उसे राजस्व प्राप्ति कहते हैं। निरंतरता की प्रवृत्ति बने रहने का मतलब हुआ कि यह
लगातार प्राप्त होता रहता है। कर हो या गैर कर से प्राप्त आय हो, इसमें निरंतरता की प्रवृत्ति बनी रहती है। सभी प्रकार की दायित्व विहीन आय राजस्व प्राप्तियों में शामिल हैं। डाल्टन किसी भी देश में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने का सुझाव देते हैं। ऐसी प्राप्तियां जिनको लौटाने का दायित्व सरकार के ऊपर नहीं होता है, उन्हें राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। अर्थात सरकार के वह स्रोत जो किसी भी प्रकार के दायित्व में वृद्धि नहीं करती हैं और जिनको सरकार के ऊपर लौटाने का बोझ नहीं होता है, ऐसी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। अब सरकार की आय के स्रोत या राजकीय प्राप्तियां कौन कौन सी हैं? राजकीय आय या राजकीय प्राप्तियां, इसको जान लेते हैं। राजकीय आय से तात्पर्य सरकार की उन प्राप्तियों से है जो सरकार सार्वजनिक व्ययों की पूर्ति के लिए प्राप्त करती है तथा जिससे पुनः भुगतान का दायित्व सरकार पर नहीं होता है। राजकीय आय या राजस्व के अंतर्गत सार्वजनिक ऋण को सम्मिलित नहीं किया जाता है। डाल्टन क्या कहते हैं राजकीय आय के बारे में? डाल्टन के अनुसार राजकीय आय का प्रयोग विस्तृत तथा संकुचित अर्थों में किया जाता है। विस्तृत अर्थ में इसके अंतर्गत उन सभी आय तथा प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार किसी वर्ष में प्राप्त करती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत ऋण भी सम्मिलित होगा। पर संकुचित विस्तृत अर्थ में अगर बात की जाए तो डाल्टन ऋण को भी राजस्व आय में शामिल करते हैं। पर संकुचित अर्थ में अगर बात की जाए तो संकुचित अर्थ में केवल वही प्राप्तियां रखी जाएंगी जिनसे भुगतान का दायित्व सरकार के ऊपर नहीं होता है। कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? कर राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष कर राजस्व प्राप्तियां और अप्रत्यक्ष कर राजस्व प्राप्तियां। प्रत्यक्ष कर राजस्व प्राप्तियां जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, व्यय कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर और ब्याज तथा आस्ति कर में प्रत्यक्ष कर को रखा गया है, या ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर को रखा गया है। इसके अलावा बिक्री कर को भी रखा गया है। प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर का अलग से वीडियो जो रहेगा वो अगला वीडियो रहेगा। और इसके अलावा गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर आय के अतिरिक्त केंद्र सरकार गैर कर राजस्व प्राप्तियों से भी राजस्व इकट्ठा करती है, जैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त निवल अंशदान, जिसमें रेलवे, डाक, आरबीआई का लाभांश, वन, समुद्र पारीय संचार सेवाएं रखी गई हैं। ब्याज प्राप्तियां आय, शुल्क, ब्याज, दंड, जुर्माना से प्राप्त राजस्व गैर राजस्व प्राप्तियों में रखा गया है। राजकोषीय सेवाएं जैसे करेंसी, सिक्के एवं ढलाई से प्राप्त राजस्व को भी राजकोषीय इसमें राजस्व गैर कर राजस्व प्राप्तियों में रखा गया है। सामान्य सेवाएं जैसे सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को गैर कर राजस्व में भी रखा गया है। अब गैर कर राजस्व के अंतर्गत जो स्रोत आते हैं उसमें फीस किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। फीस क्या है? तो फीस सरकार देश की जनता के लिए कुछ ऐसी सेवाएं करती हैं जिसके बदले वह कुछ प्रतिफल प्राप्त करती है। इस प्रतिफल को क्या कहते हैं? फीस कहते हैं। सेलिंगमैन फीस की परिभाषा क्या देते हैं? फीस सरकार द्वारा सार्वजनिक हित के लिए संचालित उन लोकप्रिय सेवाओं की लागत चुकाने के लिए किया गया भुगतान है जो सेवाएं फीस देने को फीस के बराबर दी जाती हैं। फीस देने वाले को फीस देने के बराबर दी जाती है, मतलब जो व्यक्ति फीस अदा करता है उस फीस के बदले उस व्यक्ति को उतनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। फीस ऐच्छिक होती है तथा इससे प्रयोगकर्ता को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है, जैसे 4G सेवाएं या 5G सेवाएं। इसके अलावा मूल्य किसे कहते हैं? कीमत भुगतान की वह मात्रा जो एक पक्ष दूसरे पक्ष से अथवा सेवा की एक इकाई खरीदने के लिए देता है। कीमत किसी मौद्रिक इकाई में व्यक्त की जाती है। किसी वस्तु को खरीदने के लिए जब वस्तु को खरीदने के लिए जब उपभोक्ता रुपये का भुगतान करता है, रुपया देता है, तो उसी को क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। इसे किसी भौतिक इकाई में मापा जाता है। इसके अलावा ब्याज एवं लाभांश सार्वजनिक उद्योग तथा सेवाओं से प्राप्त आय, सस्ती, जुर्माना, दंड या फाइन किसे कहते हैं? यह एक अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले कोई आपसी समझौता या क्वाइट प्रो क्यो
नहीं होता है, किंतु यह करों से भिन्न होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका उद्देश्य कुछ आपराधिक व अनुचित क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना है, सरकार के लिए राजस्व प्राप्त करना नहीं है। सख्ती, जुर्माना या दंड का प्रयोग अनुचित क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के लिए, आपराधिक क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के लिए किया जाता है और इसका मकसद सरकार को राजस्व प्राप्त करना नहीं है या सरकार के राजस्व में वृद्धि करना नहीं है। शुल्क या ड्यूटी किसे कहते हैं? शुल्क में कर की विशेषताएं होती हैं, अर्थात अनिवार्य तथा बदले में कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है। शुल्क को अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। शुल्क वस्तुओं के लेन देन पर लगाया जाता है और इसका उद्देश्य कुछ वस्तुओं के उत्पादन अथवा प्रयोग को वांछित स्तर पर सीमित रखना है, जैसे उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि। पूंजीगत प्राप्तियां किसे कहते हैं, इसको जान लेते हैं। एक वर्ष में सरकार द्वारा प्राप्त की गई वह सभी परिसंपत्ति जिससे सरकार की देनदारी में वृद्धि होती है तथा जिसमें निरंतरता की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। राजस्व प्राप्तियों में देनदारी में वृद्धि नहीं होती थी, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों में देनदारी में वृद्धि होती है। इसमें सभी दायित्ववान परिसंपत्तियां शामिल की जाती हैं, जैसे राजस्वाधिक, कर्ज वसूली से प्राप्त आय। कौन कौन सी मदों को पूंजीगत परिसंपत्तियां प्राप्तियों में शामिल किया जाता है? तो राजस्वाधिक, कर्जा वसूली से प्राप्त आय, विनिवेश क्या है? जब किसी देश की सरकार अपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का हस्तांतरण निजी क्षेत्र में करती है तो उसे विनिवेश कहते हैं। विनिवेश में देनदारी नहीं बढ़ती है पर इसमें निरंतरता का अभाव रहता है, इसलिए इसको पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किया गया है। यह बहुत पूछा जाता, 4 ऑप्शन दे देता है और कहता है इसमें से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति है, तो विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा आंतरिक बाजार उधारी, बाह्य बाजार उधारी, विदेशी सहायता, पीपीएफ, अन्य दायित्व जिसमें इंदिरा विकास पत्र, आवास विकास पत्र, लघु बचत योजना और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि को शामिल किया जाता है। पूंजीगत प्राप्तियों में ज़्यादातर दायित्ववान 90% परिसंपत्ति शामिल होती हैं तथा दायित्व विहीन 5 से 10% परिसंपत्ति को शामिल किया गया है। इसलिए बजट में पूंजीगत प्राप्ति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके बढ़ने से क्या होता है, भविष्य में सरकार की देनदारियों में वृद्धि होती है। राजस्व प्राप्तियों में सरकार की किसी भी प्रकार की देनदारी में वृद्धि नहीं होती है और राजस्व में वृद्धि होती है, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार की देनदारी भविष्य में बढ़ती है और किसी प्रकार की तात्कालिक लाभ नहीं होता है। इसमें पूंजीगत प्राप्तियों में 90% दायित्ववान जो देने वाली होती हैं उन परिसंपत्तियों को रखा जाता है या रखा गया है और दायित्व विहीन परिसंपत्तियों को 5 से 10% रखा गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने सरकार की आय के स्रोत, जिसमें गैर कर राजस्व या पूंजीगत राजस्व, सरकार की आय के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग कर किसे कहते हैं, परिभाषा एवं विशेषताओं के साथ साथ प्रत्यक्ष कर के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर अगले वीडियो में अप्रत्यक्ष कर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे।